हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, मैं अजय चौरसिया आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अजय चौरसिया क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे अग्रवाल जी का आंसोल पेपर, जिसमें पिछला 2024 के आए हुए सारे सेट सीखेंगे। तो देखिए बेटा, सेट मान लो आपने आंसोल कोई दूसरा ले लिया तो उसमें ये आपको देखना है। हो सकता है कि अग्रवाल वाले सेट में HB जो आपका पेपर है वो पहले स्थान पे हो और दूसरे किसी में हो सकता है दूसरे स्थान पे हो, तीसरे पे हो। तो आपको ये देखना है कि 822, ये भी नहीं देखना केवल HB, ये तो इसका कोड होता है 900 होता है 928 सब्जेक्ट कोड होता है और 822 HB यहाँ जो भी शब्द दिया हो उस हिसाब से आपको पेपर को समझना है। तो चलिए सेट पहला शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और रेगुलर क्लास अटेंड करें। देखिए बेटा, चलते हैं। खंड आ, देखिए बेटा, पेपर हमारा 2 सेक्शन में बटा होता है। एक होता है खंड आ और एक है खंड बा। तो देखिए आ में 1 से 20 तक प्रश्न होते हैं और खंड बा में देखिए बेटा, बा में जैसे आंसोल में दे दिया है इन्होंने, लगातार क्वेश्चन दे दिए हैं कि 21, 22, 23, 24, यहाँ 25 तक दे दिए, 21 से 25 तक दे दिए। पेपर में इस तरह आता है खंड बा का पहला से 5वां तक, ठीक है। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं और ये कॉपी पर नहीं करने होते हैं, ये कॉपी पर नहीं करने होते हैं, ठीक है। इसको OMR पे, तो अगर हल करना है, जैसे कोई क्वेश्चन इस तरह का है जो हमको थोड़ा सॉल्व करना है, तो उसको आप कॉपी में रफ पेज पर कर लीजिएगा, मतलब थोड़ा रफ बना लीजिए, कर लीजिएगा। तो देखिए बेटा, जब आप क्वेश्चन खोलेंगे तो पहले क्वेश्चन दिया है एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या। तो देखिए त्रिघात बहुपद का 3 शून्यक से ज़्यादा नहीं हो सकता है। दूसरा, संख्या 140 के अभाज्य गुणनखंड। अब देखो बेटा, 140 का फैक्टर पूछा है तो पहले इस तरह कर लीजिएगा, और ये OMR पे तो करना नहीं, कॉपी पे करना है। तो यहाँ देखो 5 आ जाएगा और यहाँ 7 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका हो गया 2 पे घात 2। अब जैसे यहाँ पे बेटा ऑप्शन दिए हैं तो 2 पे घात 2 × 5 × 7। तो जैसे पहले का ये B पार्ट था सही, दूसरे का जो पार्ट है वो C पार्ट सही है। तो OMR पे आपको B पे टिक कर देना, C पे टिक कर देना। क्वेश्चन नंबर 3, इन्होंने भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल में संबंध पूछा है। तो देखिए भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल और धन शेषफल, ठीक है, शेषफल। अब यह ऑप्शन देख लीजिए कहाँ पे, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेष, ये हमारा C पार्ट है, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 4, रैखिक समीकरण AX + 2y + 5 = 0। दूसरा दिया हो -3x - 6y + 1 = 0। तो जब समीकरण दिया हो और उसके हल के बारे में पूछा हो तो देखिए पहला समीकरण होता है A1x + B1y + C1 = 0। दूसरा होता है A2x + B2y + C2 = 0। इससे आप क्या कर लो, तुलना करने पर तुलना। अब चूँकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो उसको आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। देखो बेटा, A1 आपका 1 हो गया, B1 आपका 2 हो गया और C1 आपका 5 हो गया। यहाँ देखो A2x - 3x तो -3 हो गया, B2 -6 हो गया और C2 आपका 1 हो गया। अब हमको निकालना होता है A1/A2, तो 1/-3, ठीक है बेटा। फिर हम निकालेंगे B1/B2, तो 2/-6, 2/-6 आ गया, अर्थात ये भी 1/-3 हो गया। फिर हम निकालेंगे C1/C2, तो ये हो गया 5/1। तो कंडीशन देखो बेटा, अगर किसी सवाल में A1/A2 बराबर है B1/B2 से, अगर ये दोनों बराबर ना आए तो हम कह देंगे अद्वितीय हल है। ये दो बराबर हैं और तीसरा बराबर नहीं है, C1/C2। देखो बेटा, 3 कंडीशन होती है, ये दोनों बराबर नहीं है। अगर यहाँ ये बराबर ना होते तो अद्वितीय हल, और तीनों बराबर होते तो अनंत हल।
अब ये है कोई हल नहीं, तो इसमें ऑप्शन दिया अद्वितीय, दो, अपरिमित, तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। एक्चुअली इसके हल होंगे कोई नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। 5 दिया समांतर श्रेणी का सारवंतर। देखो -5, -1, 3 और 7 ये आपकी समांतर श्रेणी है। तो समांतर श्रेणी में सारवंतर जो होता है अगला पद माइनस पिछला पद, सारवंतर डी। तो देखो अगले इसमें से इसको घटा दो, -1 -5, तो -1 + 5 अर्थात 4 हो गया, और 4 आपका इसमें ऑप्शन है डी। आप ऐसे भी कर सकते हो, 3 में से ऋण 1 घटा दो तो भी 4, 7 में से 3 घटा दो तो भी 4, अगले में से पिछला घटाना। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। द्विघात समीकरण। देखो बेटा ax² + bx + c = 0, इसका उन्होंने पूछा विविक्त कर। तो ये आपको याद रखना, इसको हम कैपिटल डी से प्रदर्शित करते हैं, b² - 4ac, और ये ऑप्शन हमारा सी दिया हुआ है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। 7 में दिया हुआ दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो देखो बेटा ये बिंदु दिए हैं 2,3 और अगला बिंदु दिया हुआ 4,1, तो बीच की दूरी d, तो ये हो जाएगा पहले में से पहला घटा दो, 4 - 2 का होल वर्ग, देखो पहले में से पहला घटा दो, और धन दूसरे में से दूसरा घटा दो। तो देखिए बेटा 4 में से 2 गया 2, और 2 का वर्ग हो जाएगा 4, 1 में से -3 गया तो -2 - 2 का वर्ग भी 4, तो 4 × 4 = 8 को लिख सकते हो 2√2, और ये हमारा ऑप्शन है बी पार्ट। कौन सा है? बी। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। 8वां दिया हुआ द्विघात बहुपद 3x² - 12x और +m = 0 के मूल बराबर हैं। के मूल बराबर हैं या समान हैं? के मूल बराबर हैं। तो बराबर यदि होते हैं तो जो विविक्तकर होता है या 0 होता है। तो देखो बेटा इसकी सबसे पहले तुलना कर लो, ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर। ठीक है बेटा, तुलना करने पर, चूँकि रफ पे ही हल करना है। देखो बेटा a = 3 आ गया, b = -12 आ गया, c = m आ गया। तो आप लिखना चूँकि मूल समान है, तो b² - 4ac = 0, तो ये हो गया 144 -4, एक स्थान पर c और ये m = 0। तो देखिए यहाँ पर m, ठीक है बेटा, 4a एक स्थान 3 है, तो देखिए ये आपका 144 = 12m, यह उधर जाएगा, तो m बराबर हमारा कितना आ गया? 12। अब यहाँ देख लो ऑप्शन बेटा कौन सा है? m बराबर हमारे सवाल में दिया हुआ है डी पार्ट। कौन सा पार्ट है बेटा? डी पार्ट। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, इतना नोट कर लीजिएगा। हाँ तो बेटा चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है, इन्होंने कहा एक समबाहु त्रिभुज। अब देखो बेटा समबाहु त्रिभुज इस तरह होगा, और समबाहु त्रिभुज का जो भुजा दिया हुआ वो कितना दिया हुआ? 2a, 2a, 2a और 2a, ये भुजाएं हमारी दी हुई हैं। इन्होंने ये कहा ए बी सी की भुजाएं प्रत्येक सी लंब। देखो बेटा प्रत्येक सी लंब बराबर होगा, जैसे मैंने इसको मान लिया ए बी सी। अब हम इसको इस तरह सी लंब डाल दें, लंब मतलब 90 डिग्री पे, तो ये 90 डिग्री बेटा लंब देखिए, चूँकि भुजाएं बराबर हैं तो ये ए इधर होगा, ए इधर होगा, तो हमको जैसे मैंने इसको डी ए डी सी लंब हो गया, तो त्रिभुज ए डी सी में, त्रिभुज ए डी सी में ध्यान से समझिएगा, ए डी सी में क्या होगा? ए सी वर्ग पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी, तो = ए डी वर्ग और प्लस डी सी वर्ग, ये हमारा ए सी, तो 2a का होल स्क्वायर हो गया, बराबर ए डी वर्ग प्लस डी सी हमारा कितना? a²। तो देखिए बेटा ए डी वर्ग बराबर आप लिखेंगे 4a² - a² अर्थात 3a², तो ए डी = हो गया √3 a² अर्थात a√3, और a√3 हमारा ऑप्शन है सी। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। 10 में इन्होंने कहा कि माध्य बताए। अब देखो बेटा जैसे वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल ध्यान से समझिएगा,
क्वेश्चन बॉक्स। माध्य का मतलब होता है आपका समांतर माध्य। वर्ग अंतराल दिया 1 से 3, तो वर्ग अंतराल जब भी दिया हो तो आप निकाल लें मध्यमान। इसको हम x से डिनोट करते हैं, मध्यमान आपको निकालना है। और अगला क्रम दिया हुआ बारंबारता। क्या दिया हुआ है? बारंबारता। ठीक है, इसको हम स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, अब यहाँ पर बेटा 1 से 3, फिर दिया है 3 से 5, उसके बाद दिया हुआ है 5 से 7, 7 से 9 और 9 से 11। ये विकल्प हमको दिए हुए हैं। तो देखो बेटा, इसमें प्रत्येक की बारंबारता दी। बहुत छोटा क्वेश्चन है, आसानी से आप समझ सकते हैं। देखो बेटा, बारंबारता दी 3 2 4 2 3, 3 2 4 2 और 3। मध्यमान होता है, दोनों को जोड़ दो, 3 1 4 आधा 2, 5 3 8 आधा 4। अब देखो एक सीक्वेंस में अगर हैं तो 2 4 6 8 और 10, 11 9 20 का आधा 10। यहाँ पर एक कॉलम लिखते हैं x इंटू एफ, x इंटू एफ। ठीक है बेटा, x इंटू एफ लिख लिया। तो x और f का गुणा किया तो ये हो गया 6, ये हो गया 8, ये हो गया 6 चौगु 24, ये हो गया 8 दूनी 16 और 10 तियाँ 30। जब आप टोटल करेंगे तो f का टोटल हो जाएगा सिग्मा f। तो देखो बेटा, 3 2 5 4 9 2 11 और 3 14, और इसका टोटल हो जाएगा सिग्मा एक्स एफ। तो देखो 6 8 14 4 18 और 6 24 की 4, सिर्फ 2 3 2 5 1 6 2 8, 84 हो गया। शब्द होता है समांतर माध्य। क्या है बेटा? समांतर माध्य, जिसको यहाँ पर इन्होंने कहा है माध्य, केवल माध्य कह दिया, एक ही बात है। ठीक है बेटा, तो सिग्मा एक्स एफ ओवर सिग्मा एफ। तो अब आप 84 में 14 का भाग दे दीजिएगा, तो आपका आंसर कितना आ गया? 6। और 6 हमारा डी पार्ट दिया हुआ है। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये हमारा कौन सा पार्ट है बेटा? डी पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। 11 में दिया हुआ है साइन 27 ओवर कॉस 63। अब ध्यान दीजिएगा, आप जब इस तरह का प्रश्न आए, अंश और हर में या गुणे में जैसे भी दिया हो, दोनों कोण मिलकर 90 हो। देखो 27 और 63 90, तो किसी एक को चेंज कर लीजिएगा। देखो बेटा, साइन 63 मैंने अंश वाला टच नहीं किया, तो नीचे वाले को हम लिख सकते हैं 90 में से ऊपर वाला कोण साइन 27, और जो हर में दिया हो इसको 90 में से ऊपर वाला कोण घटा दो, तो 90 माइनस 27, 90 माइनस 27। बहुत ध्यान समझिएगा, यहाँ पर क्या करना है कि जो ऊपर वाला कोण उसको तो एजिट लिख दिया, और नीचे वाले को 90 माइनस ऊपर, 90 में 27 घटा के देखिए 63 आएगा। और साइन कॉस 90 माइनस थीटा होता साइन थीटा, तो ये भी साइन 27 हो गया। तो आपका आंसर क्या आएगा? 1। और 1 हमारे प्रश्न में दिया हुआ है ए पार्ट। कौन सा पार्ट दिया हुआ? ए पार्ट। ठीक है बेटा। 12 क्वेश्चन 12 में इन्होंने कहा है कॉस ए बराबर √3/2, तो साइन 2a बताओ। देखो बेटा, कॉस ए इज इक्वल √3/2। हमसे पूछा है साइन 2a। साइन 2a होता है बेटा 2 साइन a इंटू कॉस ए। अब देखो बेटा, हमारे पास कॉस है, साइन नहीं है, तो हम क्या करें, यहाँ एक ट्रायंगल बना लें। हमारे पास 2 विकल्प हैं, मैं अभी आपको दोनों बताई दे रहा हूँ। जैसे ये ट्रायंगल बनाया, ठीक, तो आप जानते हो लाल बट्टे का लंब आधार कर्ण इस तरह करते हैं, तो ये होता है आपका आधार बटे कर्ण। तो देखो 2 दूनी 4 में से 3 गया 1, तो ये आपका 1 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे ये कोण मान लो ए है। ठीक है बेटा, ये कोण हमारा ए है। अब 2 साइन ए, साइन क्या होता है? लंब बटे कर्ण, तो देखो 1/2 और कॉस √3/2, तो ये आंसर कितना आ गया? √3/2। दूसरा तरीका यह भी है, अगर आप इस तरह नहीं करना चाहते तो देखो कॉस ए √3/2 कॉस 30 का मान होता है। कितने का मान होता है बेटा? कॉस 30 का। तो जो कोण ए है हमारा कितना आ गया? 30। हमसे पूछा साइन 2a, तो साइन 2 इंटू 30, तो ये हो गया साइन 60, और साइन 60 का मान √3/2 होता है। आप जैसे समझ सकते हैं वैसे कर लीजिएगा। ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 13। इसमें इन्होंने कहा कि 1 + tan² a
ओवर 1 प्लस कॉट स्क्वायर। अब देखो बेटा कॉट स्क्वायर दिया है तो देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, इसको आप लिख सकते हो 1 प्लस 1/10 स्क्वायर ए, क्योंकि कॉट का उल्टा क्या होता है 10, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए और बटे में आ जाएगा 10 स्क्वायर ए और प्लस 1 और ओवर 10 स्क्वायर ए। तो देखो ये तो ऊपर चला जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तो आंसर हमारा क्या आया बेटा 10 स्क्वायर ए, और 10 स्क्वायर ए विकल्प हमारा डी है, और ये वाला √3/2 हमारा विकल्प था डी, ये भी विकल्प डी था। ठीक है बेटा, तो इन दोनों का आंसर आ गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगले में दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 14 में, क्वेश्चन नंबर 14 का sin 2a = 2 sin a सत्य हो तो a का मान। देखो बेटा ये दिया हुआ sin 2a = 2 sin a, 2 sin a। अभी मैंने आपको sin 2a का सूत्र लिखा, तो इसको लिख सकते हैं 2 sin a × cos a = 2 sin a। देखो ये कट गया, तो यहाँ एक बचा, तो cos थीटा में एक मान होता है cos 0 का, तो जो कोण a है वो आपका कितना निकला है 0 डिग्री, और 0 डिग्री हमारे क्वेश्चन में ए पार्ट दिया हुआ है, नोट करिएगा। अगले क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 में इन्होंने कहा है 22 सेंटीमीटर परिध। देखो बेटा परिध दिया हुआ, परिध का मतलब होता है 2πr, परिध हमारा दिया हुआ 22, तो देखो बेटा 2π 22/7 × r = 22, तो देखो 22 से 22 कट जाएगा, r = 7/2, तो इसका मतलब 3.5 सेंटीमीटर ये हमारा क्या आ गया त्रिज्या। इन्होंने कहा है कि परिध वाले एक वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल देखिए बेटा आपका सूत्र होता πr² θ/360। देखो बेटा ये वृत्त है और इसके एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल इसका पूछा है, इसका किसी एक का, तो πr², तो थीटा हमारा कितना हो जाएगा 90 डिग्री, तो पाई की जगह 22/7, चूँकि उत्तर दिया है सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो 22/7 r², तो देखो 7/7 ऐसे ही डायरेक्ट काट देंगे, ये 7/2 है तो 7/2 7/2, ये हो गया 90, ये हो गया 360, तो देखो बेटा ये हो गया 4, और ये 7 से 7 कट गया, 2 से ये कट गया 11 का 7 में किया 77, 4 दूनी 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यह ऑप्शन है हमारा सी पार्ट। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 16 कैप्सूल संयोजन होता। देखो बेटा कैप्सूल इस तरह का होता है, ये बेलनाकार पोर्शन हो गया, इस पर अर्धगोला है, देखो ये बेलनाकार, इस पर अर्धगोली रूप और लगा होता है, इसी तरह का तो संयोजन होता है कैप्सूल का, सबने कैप्सूल खाए भी होंगे। तो यहाँ पर बेटा इन्होंने कहा है बी पार्ट में एक बेलन एवं 2 अर्धगोले, तो इसका बी पार्ट हो गया, एक बेलन है, देखो बेटा ये बेलन है आपका, और ये वाला अर्धगोला, और ये भी अर्धगोला है, अर्धगोला, तो एक बेलन और 2 अर्धगोला, तो इसमें भी ऑप्शन आपका बी लिख दिया मैंने, बी सही है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। 17 में दिया हुआ यदि कुछ आंकड़े माध्य और बहुलक 32 तथा 35। बेटा क्वेश्चन नंबर 17 में यदि आंकड़ों का माध्य तथा बहुलक, देखो बेटा माध्य और बहुलक, माध्य हमारा दिया हुआ है 32 और बहुलक हमारा दिया हुआ है 35। देखिए सूत्र होता है बहुलक बराबर 3 माध्यिका और -2 माध्य, तो ऐसा 2 माध्य, थोड़ा बड़ा लिख दें, माध्यिका और -2 माध्य। ठीक है बेटा, यहाँ पर माध्य और बहुलक दिया हुआ है, तो देखो ये हो गया 35 और 3 माध्यिका, हमसे माध्यिका पूछी है, -2 ये हो गया 32, तो देखो 35 और प्लस 32 दूनी 64 इजुकल 3 माध्यिका, तो देखिए ये हो गया 5 4 9 6 3 9, और ये 3 बटे में आएगा माध्यिका, तो माध्यिका हमारी हो गई
33। ठीक है बेटा, माध्यिका कितनी हो गई 33। 18वें क्वेश्चन में इन्होंने कहा है वर्ग अंतराल और बारंबारता। देखो बेटा 0 से 5 का 8 दिया बारंबारता। यहाँ पर पूछा गया है बहुलक वर्ग। तो बहुलक क्या होता है? जिस वर्ग की बारंबारता सबसे ज़्यादा होती। तो देखिए पहले 0 से 5 की 8 है, 5 से 10 की 7 है, 10 से 15 का 18 है, 15 से 20 की 19 है। तो यहाँ बारंबारता सबसे ज़्यादा 15 से 20 की ये बारंबारता आपकी दी हुई है 19। तो इन्होंने पूछा है कि बहुलक वर्ग कौन सा होगा। तो बहुलक वर्ग आपका ये होगा 15 से 20 और जो ऑप्शन दिया हुआ बी। ठीक है बेटा, और यहाँ पर ये डी पार्ट था। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। 19 में इन्होंने कहा है दो पासों को एक साथ उछालें, दोनों पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 10 हो। देखो बेटा दोनों पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 10 कैसे हो सकता है आप समझिएगा। जैसे पहले पासे पर चूंकि अधिकतम 1 2 3 4 5 6 अंक आता अधिकतम, तो पहले पे मान लो हमारा 4 आया तो दूसरे पे 6 आ गया, 10 हो गया। पहले पे 5 आया तो दूसरे 5 आया, पहले पे 6 आ गया तो दूसरे पे 4 आ गया। टोटल विकल्प दो पासे उछालते हैं तो 36 होते हैं। कैसे होते हैं? एक पहले पे 1 आया, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, 2 1 2 2 2 3 2 2 4 2 5 2 6, इसी तरह 6 1 6 2 6। तो टोटल 36 प्रकार होते हैं। तो ये जो 3 प्रकार ऐसे हैं जिनमें योग हमारा कितना है 10। योग हमारा कितना है 10। तो दो पासा जब फेंके जाते हैं या एक पासे को 2 बार तो टोटल कुल प्रकार हो जाते हैं 6 1 6 गुणे 6 तो 36 हो गया। तो 10 योग का प्रकार हो गया। ये प्रकार है 1 2 3, तो 3/36 अर्थात 1/12। तो इन्होंने ये पूछा है कि दो पासे का योगफल 10 होने की प्रायिकता, ये आपकी 1/12 आ गई प्रायिकता। तो यह 1/12 आपका ए ऑप्शन है। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 20। अब 20वें क्वेश्चन में इन्होंने कहा एक पासे को एक बार फेंका जाए और सम संख्या। देखो बेटा सम संख्या पासे पर चूंकि 1 से 6 तक होते तो 2 4 6 ये 3 सम संख्याएं हैं। तो प्रायिकता का सीधा सा मतलब होता प्रकार बटे कुल प्रकार। तो प्रकार 3 में से 1 और बटे कुल प्रकार 6 में से 1, तो प्रायिकता हमारी कितनी आ गई 1/2। और 1/2 हमारे में सी पार्ट दिया हुआ है। आशा करता हूँ स्टूडेंट्स क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। बने रहिए वीडियो में अंत तक, आप कंप्लीट पेपर आज के इस वीडियो में सीखेंगे। नोट करो। चलते हैं बेटा खंड बा पर। जो खंड बा है जिसको सेक्शन बी कहते हैं, यह ऐसा पोर्शन है। देखिए जो वो 1 से 20 तक क्वेश्चन किए वो आपको OMR पर फिल करने होते हैं, उसको कॉपी पे हल नहीं करना होता है। कॉपी पे ज़रूरत पे हल करना है तो रफ साइड बना लीजिएगा। प्रयास करिए सबसे लास्ट में रफ कार्य बना लो, उस पर ऊपर लिख दो रफ कार्य, जो भी वर्क है उस पर कर लीजिएगा। बाकी खंड बा को आपको कॉपी पे करना होता है। तो खंड बा सबसे पहले तो अच्छा तरीका ये कि आप सबसे लास्ट क्वेश्चन करें, उल्टे साइड से करें तो वह बेस्ट विकल्प है। ठीक है बेटा। मैं क्रम से करता हूँ। जैसे 21 में क्वेश्चन नंबर 21 होगा या आपके बुक में क्वेश्चन नंबर 1 होगा, जो पेपर दिया होगा उसमें खंड बा का ये पहला क्वेश्चन होगा। और इसमें लगातार 21 दिया तो मैं 21 लिखे दे रहा हूँ। इन्होंने सभी खंड कराए। देखो अब 22वें में 5 कराए, लेकिन मैं सारे खंड करूँगा, आप अंशोल्प से सीखेंगे। तो का नंबर जो है इसका 21 में इन्होंने का खा गा में दिया है, तो हम 21वें का लिखते हैं। इन्होंने कहा घन का आयतन, घन का आयतन। ठीक है बेटा। अब घन का आयतन यदि हम उसकी भुजा को स्मॉल a मान लें तो ये हो गया a/3 और वो दिया हुआ 1331। 1331 का मतलब 11 का क्यूब। तो घन की जो कोर या भुजा जो भी कह लीजिएगा वो आपकी कितनी आ गई 11। और यूनिट दी है सेंटीमीटर क्यूब, तो ये सेंटीमीटर हो गया। हमसे प्रत्येक भुजा पूछिए तो भुजा कितनी निकल आई 11 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर खा की बात करते हैं। खा में का यदि द्विघात समीकरण x² + 3x और माइनस का p = 0 का एक मूल 2 है, का एक मूल 2 है। अब ध्यान से समझिएगा बेटा, एक मूल 2 अर्थात x का एक मान 2 है।
तो एक जगह 2 रख दीजिएगा, तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 और माइनस p बराबर 0। ठीक है बेटा, तो देखिए ये हो गया 4 प्लस 6 माइनस p इज इक्वल 0। तो आप देख रहे हैं p बराबर आपका कितना आ गया 10। बहुत ही सिंपल है, बस आप कंटिन्यू समझते रहिएगा। ठीक है बेटा, गा नंबर में दिया है, गा में कहा गया यदि कॉस थीटा बराबर 15/17। तो देखो एक तो तरीका ट्रायंगल बना लीजिएगा, दूसरा देखो बेटा एक हम सूत्र जानते हैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है। तो आपका साइन स्क्वायर आ जाता है साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यह होता है। और यदि स्क्वायर को यहाँ से हटा दें तो ये हम लिख सकते हैं। तो देखिए बेटा 1 माइनस 15 का वर्ग 225 और 17 का वर्ग 289। देखो बेटा कॉस स्क्वायर स्क्वायर कर दिया, तो ये हो गया 289 में से 225 गए। देखो एलसीएम लेंगे, 289 ऐसे लिखे थे, 289 माइनस 225 बटे 289। 9 में से 5 गया 4 बचा, 8 में से 2 गया तो 6 बचा बटे 289 और अंडर रूट, तो ये हो गया 8/17। आंसर बिल्कुल सिंपल है, छोटे छोटे सवाल हैं। घा ये 2 नंबर का होता है। घा में माध्य पूछा, तो माध्य का मैंने अभी आपको बताया, माध्य का मतलब समांतर माध्य। देखो बेटा वर्ग अंतराल दिया हुआ है, वर्ग अंतराल। ठीक, वर्ग अंतराल के बाद जब भी वर्ग अंतराल दिया हो और यदि माध्य पूछा, माध्य या समांतर माध्य, तो मुझे मध्यमान निकालना पड़ेगा। और मध्यमान का मतलब होता है x, फिर आपको लिखना बारंबारता, ये हमारे सवाल में दी होती है। और बारंबारता को स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बेटा, फिर यहाँ एक कॉलम बनाना होता है x f का। तो देखो ये दिया हुआ 0 से 2, 0 से 2, फिर है 2 से 4, फिर है 4 से 6, 6 से 8 और 8 से 10। इतना हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ। तो मध्यमान 2 और 0 जोड़ा 2, आधा हो गया 1, 4 और 2 6 का आधा 3। हम यहाँ देखो गैपिंग सेम है, तो 1 2 3 2 5 2 7 और 2 9। आप चेक कर लो, देखो बेटा 10 और 8 18 का आधा 9। तो मध्यमान क्या होता है, उसको आधा कर लो, इन दोनों को जोड़ के आधा कर लो। ये अब सवाल दिया 1 2 6 8 3, 1 2 6 8 और 3। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर मुझे निकालना होता है x से f। तो देखो इनका गुणा किया तो 1, 3 दूनी 6, 5 छक्का 30 और 7 अट्ठे 56 और 9 3 27। इसका टोटल जो x f का टोटल होगा सिग्मा x f। तो 7 6 13 और 6 19 से 20, हाथ से लगा 2 2 4 5 9 3 12, 120 आ गया। f का टोटल कहलाएगा सिग्मा f। 3 8 11 6 17 2 19 से 20। तो जो माध्य इन्होंने पूछा है, माध्य का मतलब मैंने अभी आपको बताया समांतर माध्य, इसको x बार से डिनोट करते हैं, सिग्मा x f बटे सिग्मा f। तो 120 बटे 20। ठीक है बेटा, तो हमारा कितना आ गया 6। आंसर हो गया। घा के बाद अगला पार्ट है अंग्या। अंग्या में दिया हुआ है बिंदु दिए -3, 10 तथा 5, 4 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक 5, 4, इसका मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु यदि आपको ध्यान हो, मध्य बिंदु क्या होता है, दोनों जोड़ के आधा करना। देखो बेटा x1 और प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2। तो 5 में से 3 गया 2, 2 बटे 2 तो 1, 10 8 14 बटे 2 तो 7। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या आ गया बेटा 1, 7। ठीक है, अंग्या के बाद अगला पार्ट दिया हुआ चा पार्ट में कहा गया है कि यदि बिंदुओं -1, -3 तथा x, 9 के बीच की दूरी 13 मात्रक हो। ये जो डिस्टेंस दी है इनके बीच की आपस में, ये 13 मात्रक दी हुई है। तो x का मान होता है, देखो बेटा सिंपल, हम अगर बीच की दूरी निकालें तो x माइनस x1, तो ये +1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y1 माइनस y2। तो देखो बेटा x1 माइनस x2 और y1 माइनस y2, तो 9 -3 तो +3, इसका वर्ग इक्वल 13। तो देखो दोनों तरफ वर्ग कर दो, तो x + 1 का होल स्क्वायर प्लस 12 का होल स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर। तो x²
ऐसे लिखा रहने दो, x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 169, 13 का वर्ग माइनस 12 का वर्ग 144, तो ये हो गया 25। अब ध्यान दीजिएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर प्लस 5 का वर्ग, तो x प्लस 1 जब इधर से स्क्वायर हटाते हैं तो इधर प्लस माइनस अंडर रूट लिखते हैं, तो आपका आ गया प्लस माइनस 5। क्लियर? तो आप लिखोगे धन लेने पर पहले हम पॉजिटिव चिन्ह लेंगे, तो जो हमने धन लिया तो x प्लस 1 बराबर 5, तो x बराबर आपका 4 आ जाएगा। और जब आपने ऋण लिया माइनस लेने पर, तो x प्लस 1 बराबर माइनस 5, तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 6। बहुत ध्यान समझिएगा, चूँकि यहाँ जब स्क्वायर है तो ये द्विघात समीकरण है, तो द्विघात का मतलब 2 रूट्स यानी 2 मूल होंगे, x के 2 मान होंगे। तो यहाँ देखो 5 का स्क्वायर है तो प्लस माइनस 5, तो एक बार प्लस ले लिया एक बार माइनस ले लिया, नोट करिएगा। बेटा अगले क्वेश्चन चलते हैं। जैसे आंसर में दिया है 22वां क्वेश्चन और उसमें खंड बा का आपका दूसरा क्वेश्चन होगा। तो 22 में भी आपके 6 पार्ट दिए होते हैं, 6 क्वेश्चन दिए होते हैं और 5 करने होते हैं। यहाँ मैं आपको पूरे 6 के 6 कराऊंगा। तो देखो क्वेश्चन नंबर का, 2 ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक जिनके वर्गों का योग 290 है। तो आप लिखेंगे माना कि 2 क्रमागत विषम धन पूर्णांक, विषम धन पूर्णांक, यही बात इसमें समझने की और सवाल में कुछ है ही नहीं। विषम धन पूर्णांक, अब देखो बेटा अगर सम धन पूर्णांक की बात आ जाए तो आप मानेंगे 2x और 2x प्लस 2, और विषम की बात आ जाए तो एक मानेंगे 2x प्लस 1 और दूसरा मानेंगे 2x प्लस 3। ठीक है, ये हैं, इनके वर्गों का योग दिया हुआ 290। तो देखो बेटा 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल 290, ये हमारे में दिया हो। तो देखो होल स्क्वायर खोल लो, तो a वर्ग प्लस b वर्ग प्लस a वर्ग और प्लस b वर्ग प्लस 3 दूनी 6 दूनी 12x माइनस 290 बराबर 0। देखो 4 और 4 8x स्क्वायर, 4 और 12 16x, 1 9 1 10, तो ये बचा 280। ठीक है बेटा, अब देख लो 8 का भाग दे दो, x स्क्वायर 8 दूनी 16, 8 3 24, 4 8 5 40, x स्क्वायर, यहाँ एक ब्रैकेट बनाइए और यहाँ पर लिखिएगा अंतिम चिन्ह माइनस, तो माइनस बना दिया। 35 के ऐसे गुणनखंड जो घटकर 2 बचे, तो 7 माइनस 5, तो x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 5x और माइनस 35 इज इक्वल 0। x कामन लिया तो x प्लस 7 माइनस 5 कामन लिया तो x प्लस 7, x प्लस 7 दोनों से कामन ले लो तो x माइनस 5 इज इक्वल 0। अब आप लिखोगे यदि x प्लस 7 बराबर 0 तो x बराबर आपका आ गया माइनस 7। ठीक, यदि x माइनस 5 बराबर 0 तो x बराबर आपका हो गया 5। तुमको संख्या धनात्मक ही लेनी है, तो x का मान 5 हो गया। चूंकि इन्होंने पूछा है संख्याएं, तो आप लिखोगे अतः संख्याएं, अतः संख्याएं। मैंने क्या माना था 2x प्लस 1, तो देखो 2 इंटू 5 प्लस 1, ये पहली संख्या हो गई। 2 इंटू 5 प्लस 3, तो देखो बेटा 5 दूनी 10 और 11 और ये 13। अब चेक कर लो कि हमारा उत्तर सही है। 11 का वर्ग 121 हो गया, ये 113 का वर्ग 169, 9 1 10, 6 2 8 1 9। आप देख रहे हैं कि 290 हमारा आंसर आ रहा है। तो बिल्कुल क्लियर, उत्तर भी चेक हो गया। खा पाठ की बात करते हैं। खा पाठ में उन्होंने कहा सिद्ध कीजिए 2 संकेंद्री वृत्त, बड़े वृत्त की जीवा। देखो बेटा पहले तो हम 2 संकेंद्री वृत्त बना लें, बहुत ध्यान समझिएगा, और इसी केंद्र पर एक दूसरा वृत्त बना लें, इसी केंद्र पर। ठीक है बेटा, तो ये हमारे 2 संकेंद्री वृत्त हो गए। अब इन्होंने कहा जैसे हमने मान लिया इसका केंद्र O है, 2 संकेंद्री वृत्त यानी कि एक ही केंद्र पर दोनों वृत्त हैं। बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, यानी कि इसकी ये जीवा इसको स्पर्श कर रही है। जैसे मान लिया ये AB इसकी जीवा है और ये छोटे वृत्त को स्पर्श कर रही है, तो स्पर्श बिंदु समद्विभाजित करता है। जैसे मान लो यहाँ D पे स्पर्श कर रही है, मुझे सिद्ध करना है कि AD बराबर DB, ये सिद्ध करना है। ध्यान दीजिएगा, यदि हम इसको इस तरह मिला दें और इसको यहाँ मिला दें, देखो बेटा ये
तो अब आपको क्या लिखना है, सबसे पहले लिखना है OA बराबर OB। क्यों? क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्या है, बड़े वृत्त की त्रिज्याएं। क्लियर? बड़े वृत्त की त्रिज्याएं हो गई। अब यहाँ पर ध्यान देना, ये बड़े वृत्त की त्रिज्या, ये स्पर्श बिंदु है, तो इन्होंने कहा कि छोटे वृत्त की ये स्पर्शी है। स्पर्शी सदैव केंद्र पर 90 अंश का कोण बनाती है, तो कोण ODB बराबर ODA क्या है, प्रत्येक 90 अंश है। क्लियर? OD बराबर OD ऐसा क्यों? क्योंकि ये उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ है। सिंपल है। फिर समझो, ये बड़े वृत्त की त्रिज्याएं, ये दोनों देखो बेटा, ये और ये बड़े वृत्त की त्रिज्याएं हैं। यह चूंकि स्पर्शी है, बड़े वृत्त की जीवा है, छोटे वृत्त की स्पर्शी हमेशा 90 डिग्री कोण बनाती है। और OD एक ऐसी भुजा है जो उभयनिष्ठ है दोनों त्रिभुजों में। तो सर्वांग समता नियम से देखो बेटा, ये भुजा है, ये कोण भुजा, तो देखिए SAS नियम से त्रिभुज A ऐसे लिख लो, OAD सर्वांगसम है त्रिभुज OBD के। अतः AD बराबर DB, ये निकाल लिया। तो इन्होंने जो भाषा लिखवाई थी, इन्होंने भाषा के लिए कहा था कि सिद्ध करो दो सकेंद्रीय वृत्त बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त को स्पर्श करती, स्पर्श बिंदु समद्विभाजित करता है। तो आप लिख सकते हो स्पर्श बिंदु हमारा कौन सा, D। AB को जीवा लिख दो, जीवा AB को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। सिंपल बेटा, समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ गा में एक चित्र दिया हुआ, बहुत ध्यान समझिएगा। इस तरह का एक त्रिभुज दिया हुआ, जैसे A और ये C। ठीक बेटा, बिल्कुल सिंपल है, आप समझिएगा। यहाँ पे B दिया हुआ है, ABC, तो यहाँ पर दिया हुआ हमारा D। इसके समांतर एक रेखा दी, इधर इसके समांतर एक रेखा दी है। ठीक है बेटा, M और यहाँ पे दिया है L और ये दिया N। इन्होंने बेटा कहा है कि LM, देखो बेटा LM पैरेलल, LM इसके पैरेलल होगा VC के। ठीक है, दूसरा दिया हुआ LN पैरेलल इसके CD के। ये दोनों पैरेलल दिए हैं। ठीक है बेटा, तो हमको सिद्ध करना AM बटे BM। देखो बेटा, AM यानी ये वाला टुकड़ा, ये बटे ये, AM बटे BM इधर वाला ये टुकड़ा, तो AN बटे AND, ये सिद्ध कराया। तो देखो बेटा, सबसे पहले हम थेल्स प्रमेय ज्ञात कर लेते हैं। थेल्स प्रमेय क्या है, यदि दो नीचे वाली भुजाएं आपस में ये समांतर हों, ये भुजा और ये भुजा यदि समांतर हैं, तो थेल्स प्रमेय काम करती है। तो आप लिखिएगा त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, और किससे बेटा, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। और अगर थेल्स प्रमेय नहीं आती तो मेरा वीडियो में पढ़ा होगा। तो आप लिखोगे AM बटे MB बराबर AL बटे LC, AL बटे LC, इसको समीकरण 1 मान लो। क्लियर? उसके बाद हम त्रिभुज ADC में बात करेंगे, त्रिभुज ADC में। अब ADC की बात करें तो यहाँ लिखेंगे AN बटे AND, वही थेल्स प्रमेय से, AN बटे AND, AN बटे AND बराबर AL बटे LC, AL बटे LC। आपको नीचे केवल लिखना है समीकरण 1/2 से। जैसे ही आपने 1 और 2 का कंपेयर, देखो AL बटे LC दोनों में दिया है, तो हमारा क्या आ गया, AM बटे MB बराबर AN बटे ND, और यही सिद्ध करना था। ठीक है बेटा, बिल्कुल सिंपल है। आप इसको अटेंड करिए, नोट करिए।
22वें का घा पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 और इसका घा पार्ट। घा पार्ट में दिया द्विघात बहुपद। देखिए बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 7x और प्लस 10। ठीक है, ये द्विघात बहुपद है। हमसे पूछा गया है कि इसमें शून्यक बताओ, शून्यक तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करो। तो देखो बेटा, सबसे पहले हम शून्यक हमके निकालें के शून्यक। तो जब भी शून्यक शब्द यानी कि शून्य का अंक अर्थात x का वह मान जिस पर यह समीकरण शून्य प्राप्त हो जाए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0। तो देखो अब इसके गुणनखंड करेंगे तो यहाँ 10 के ऐसे गुणनखंड हों 10 एकम 10, जो अंतिम चिन्ह धन तो जुड़कर 7 हो, तो 5 दूनी 10, 5 और 2 7। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 बराबर 0। यहाँ से x कामन ले लो तो x प्लस 5, 2 कामन ले लिया तो x प्लस 2 पंचे 10। तो x प्लस 5 दोनों स्थान से कामन है तो x प्लस 2 इज इक्वल 0। आप लिखोगे यदि x प्लस 5 बराबर 0 तो x बराबर -5 हो गया। दूसरा लिखेंगे यदि x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर -2 हो गया। तो हमसे जो पहला इन्होंने पॉइंट कहा है कि शून्यक बताइए, तो अब इस द्विघात बहुपद के शून्यक हो गए आपके। शून्यक क्या हो गया? -5, -2। अब इन्होंने कहा कि इसके गुणांकों के संबंध की सत्यता की जांच। तो सबसे पहले शून्यकों का योग, शून्यकों का योग निकाल लो जो हमने प्राप्त किए इनसे। देखो बेटा, -5 प्लस -2 तो ये माइनस का 7 हो गया, और माइनस के 7 को आप लिख सकते हो -7/1। ध्यान से समझना। तो ये 7 क्या है बेटा? ये आ गया x का गुणांक बटे 1 है एक्स स्क्वायर का गुणांक। देखिए सत्यता की जांच हो गई। मूलों यानी शून्यकों का योग क्या होता है? -x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब हम दूसरी लाइन लिखेंगे कि शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का क्या बेटा? गुणनफल हम इसका करके देख लें। -5 और -2 ये प्लस के 10 हो गया। अब 10 को हम 10/1 लिख सकते हैं। तो 10 हमारा क्या दिया हुआ? अचर पद। एक क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है बेटा, तो ये हमारी सत्यता की जांच हो गई। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगले में दिया हुआ है अंग्या पार्ट। हम सारे पार्ट करेंगे, आपको पेपर में इसमें केवल 5 पार्ट करने हैं। तो यहाँ दिया हुआ बारंबारता सारणी में माध्यक। बेटा माध्यक, तो यहाँ पर क्या पूछा? माध्यक पूछा, समांतर माध्य। तो देखिए अंग्या में वर्ग अंतराल दिया हुआ। अभी मैंने आपको पीछे एक सवाल इसमें सेट में और दिया था, जो वर्ग अंतराल हो उसको लिख लीजिएगा, और माध्यिका छोड़कर बाकी आपको यदि समांतर माध्य पूछा है तो हमको मध्यमान निकालना पड़ेगा। इसको x से डिनोट करते हैं, और यहाँ पर लिख दीजिएगा बारंबारता, इसको हम f से डिनोट करते हैं। तो आपको टेबल में x × f भी लिखना है। पहला अंतराल दिया 0 से 10, तो देखो बेटा, और बारंबारता दी है 2। फिर दिया हुआ 10 से 20, 10 से 20 में बारंबारता है 4। फिर दिया हुआ 20 से 30, इसमें बारंबारता है 7। 30 से 40, इसमें बारंबारता है 3, और 40 से 50, इसमें बारंबारता है आपकी 2। ठीक है, तो मध्यमान मैंने कहा इन दोनों को जोड़ के आधा, 10 और 0 ये हो गया 5, 20 10 30 का आधा 15, अंतर समान है तो 5 15 25 35 और 45। ठीक है बेटा, अब एक्सेप्ट। तो देखो 5 का 2 में गुणा किया 10, 15 चौकू 60, 25 सत्ते 175, 35 का 3 में किया 105, 45 का इसमें किया। अब एक्सेप्ट का टोटल हो गया सिग्मा एक्सेप्ट। तो देखो बेटा 5 5 10, 1 10, 7 17, 6 23, 1 24, 2 1 3 1 4, 440 आ गया। एफ का टोटल हो गया सिग्मा एफ, 2 4 6 7 13 और 3 16 2 18। ठीक है बेटा, तो आपको चाहिए, इन्होंने बोला शब्द है माध्यक, माध्य या माध्यक। तो माध्यक का मतलब समांतर माध्य हो गया, और समांतर माध्य आपका होता है सिग्मा एक्स एफ बटे सिग्मा एफ। तो 440 और बटे में 18 आया। ठीक है बेटा,
18 दूनी 36, ठीक है, 4 बचा, फिर 40 हो गया, तो 18 दूनी 36, 8 बचा, तो 18 का पाड़ा पड़ा, 18 पंचे 90 हो गया, 18 चौक 72, ठीक, 18 चौक 72। उसके बाद आपका बचा 8, फिर 18 चौक 72, इस तरह लगभग 24.4 हम ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है बेटा। चलते हैं बेटा इसके चा पार्ट पर। चा पार्ट में दिया है एक थैले में 5 लाल और कुछ नीली, देखो बेटा 5 है लाल और कुछ नीली, मान लो x नीली है, ठीक है, ये मैंने मान लिया, तो कुल आपकी हो गई कुल गेंद, ये हो गई 5 + x, ठीक। अब यहाँ पर इन्होंने कहा इस थैले में नीली गेंद निकालने की प्रायिकता, देखो बेटा एक नीली गेंद निकालने की प्रायिकता, कितना सरल आप ये देखिए कि प्रायिकता, देखो नीली, तो P नीली को हम ब्लू से प्रदर्शित करते हैं, तो B लिख दीजिएगा। नीली गेंद हमारी x है, x में से 1 तो x हो गया, और टोटल 5 + x, क्यों कुल में से 1, और लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, एक लाल गेंद निकालने की प्रायिकता। अब इसको PR मान लो, R मतलब रेड, तो लाल कितनी है 5, तो 5 में से 1 तो 5 और बटे 5 + x। कंडीशन ये है, तो थैले में यदि इस थैले में नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दुगनी हो, देखो ये नीली वाली है, नीली गेंद की प्रायिकता, और ये लाल वाले की है, ठीक। नीली वाली जो प्रायिकता है वो लाल वाले से दुगनी, यानी कि ये वाली दोगुनी है, तो इसका दोगुना कर दो, दोनों बराबर हो गए, देखो 5 + x कट गया, तो x बराबर 10, तो नीली जो गेंद है वो हमारी कितनी है बेटा 10। बहुत सिंपल है, बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। ये आपका जो खंड बा, इसका जो दूसरा क्वेश्चन कह लो या इसका 22वां कह लो, तो इसमें आपके टोटल 4 दिए होते थे, यानी कि 6 दिए हुए हैं, 5 करने हैं, तो मैंने 6 कर दिए हैं, इसको नोट करिए। चलते हैं आगे। अब बेटा चलते हैं, जैसे खंड बा का या तो क्वेश्चन नंबर 3 कह लीजिएगा खंड बा का, और इसमें दिया हुआ 23, तो यहाँ पर बेटा 23, 24, 25 या 3, 4, 5 जो भी प्रश्न कहिए, इनमें 2-2 पार्ट दिए होते हैं, एक एक हमको करना है। तो जैसे 23 का पहला दिया हुआ 2 वर्गों का क्षेत्रफल, देखो बेटा 2 वर्ग हैं, बहुत सिंपल से समझना। जैसे एक वर्ग ये है, इसका मैंने भुजा मान ली A, और एक दूसरा वर्ग मान लिया, इसकी भुजा मैंने मान ली B, तो इसमें आपको समस्या नहीं होगी, ठीक है बेटा। ये भी वर्ग है और ये भी वर्ग है, 2 वर्ग। इन्होंने ये कहा है कि 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 157, तो देखो बेटा इसका क्षेत्रफल क्या होगा, हमको निकालना है क्षेत्रफलों का योग, ये दिया 157 वर्ग मीटर, यानी कि मीटर स्क्वायर कह लो या वर्ग मीटर, स्क्वायर मीटर कह लो। तो देखो बेटा इसका क्षेत्रफल हो जाएगा A² और इसका क्षेत्रफल हो जाएगा B² बराबर 157, इक्वेशन फर्स्ट। आगे इन्होंने कहा इनके परिमापों का योग, परिमापों का योग, ये दिया हुआ 68, तो देखो बेटा परिमाप इसका क्या होगा 4A, इसका परिमाप होगा 4B = 68, ठीक है बेटा। 4 का भाग दे दो तो A + B = 17, ये समीकरण 2 मान लो। अब इन दोनों को हमको सॉल्व करना है, A और B का मान निकालना। यहाँ से देखो बेटा B = 17 - A आ गया, इसको समीकरण 1 में रख दो, तो देखो A² + 17 - A का वर्ग -157 = 0, तो देखो A² + 289 + A² -34A -157 = 0, तो देखो बेटा 2A² हो गया -34A हो गया, 289 157, 9 में से 7 गया 2, 8 में से 5 गया 3, 132, वो भी प्लस का। अब आप इसमें क्या करो 2 का भाग और दे दो, दे दिया तो A² -17A + 6 0, तो A² माइनस यहाँ पर 66 है, तो देखो बेटा ये 66 का ऐसा फैक्टर करो जो जुड़कर कितना हो 17, तो 11 और 6
मल्टीप्लाई मैंने किसका किया तो आपका आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 11a माइनस 6a और प्लस का 66 इज इक्वल 0। ए कामन ले लो तो ए माइनस 11 माइनस 6 कामन ले लो तो ए माइनस 11 बराबर 0। तो ए माइनस 11 और ए माइनस 6 बराबर 0। अब आपको लिखना है यदि ए बराबर ए माइनस 11 बराबर 0 तो ए बराबर 11 आ गया। अब ए बराबर 11 है तो बी बराबर हमारा क्या हो जाएगा 17 माइनस 6 11 तो बी बराबर आपका 6 हो गया। यानी कि अगर हम ए का मान 11 लेंगे तो बी का 6। यदि ए माइनस 6 बराबर 0 तो ए बराबर अगर 6 ले लें तो बी बराबर क्या हो जाएगा 17 माइनस 6 तो बी बराबर 11 हो गया। तो ए और बी के यह मान हो गया। अब उत्तर अगर चेक करना तो उत्तर चेक कर लें। देखो बेटा अगर मैं 11 और 6 लूँ तो देखो यहाँ पे क्षेत्रफल 11 का वर्ग 121 और प्लस 36 157 हो गया। 11 चौक 44 44 और 24 68 हो गया। तो हमारा परिमापों का योग भी आ रहा है सही और वर्गों का योग भी सही आ रहा है। क्लियर बेटा। अब इसी पार्ट में इसमें अथवा में एक और क्वेश्चन पूछा गया है अथवा। अब अथवा को देख लेते हैं। पेपर में आपको एक ही करना है अथवा। इन्होंने कहा एक नाव की गति शांत जल में 18 किलोमीटर। तो देखो बेटा इसका अथवा तो आप लिखेंगे नाव की शांत जल में गति x किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारे सवाल में तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा ये दिया हुआ है। आप मान लो माना कि जल की गति x किलोमीटर प्रति घंटा ये आपने मान लिया। तो बेटा जब भी नाव और नदी की बात आई ठीक है तो सापेक्ष चाल निकाली जाती। क्या धारा की दिशा में चाल। धारा की दिशा में चाल कितनी हो जाएगी दोनों जुड़ जाएंगी 18 प्लस x किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की विपरीत चाल क्या हो जाएगी 18 माइनस x किलोमीटर प्रति घंटा। एक महत्वपूर्ण बात याद रखने की ये भी है कि हमेशा नाव व्यक्ति तैरे स्टीमर हो तो उसकी चाल धारा से बड़ी होनी चाहिए। तो देखो सापेक्ष चाल हमको निकालनी होती है मैंने निकाल ली। अब इन्होंने कहा है 24 किलोमीटर धारा के विरुद्ध जाने। अब देखो बेटा 24 किलोमीटर धारा के विरुद्ध मतलब विपरीत जाने में लगा समय बराबर क्या होता दूरी बटे चाल। तो 24 बटे जब विपरीत गए विपरीत है 18 माइनस x तो इतने घंटा हो गया। अब 24 किलोमीटर धारा की दिशा में यही तो है यानी कि वापस आने में क्या लिखा बेटा धारा की दिशा में आने पर समय। तो ये हो जाएगा 24 बटे 18 प्लस x ये भी आवर। अब ध्यान से समझिएगा इन्होंने कहा दोनों में प्रश्नानुसार यहाँ लिख दीजिएगा प्रश्नानुसार क्या बेटा ये आपका विपरीत वाला समय है और ये आपका अभी बराबर नहीं ये आपका उसके दिशा में जाने वाला समय। दोनों समय में कुछ विशेषता होगी। क्या है बेटा धारा के विरुद्ध जाने वाला समय और धारा की दिशा में 1 घंटे समय अधिक लगता है। जब बेटा देखो धारा के विपरीत जाएंगे तो ये वाला समय 1 घंटा ज़्यादा हो गया तो इसमें 1 घंटा जोड़ दो ये दोनों बराबर हो गए। अब इनको इधर ले आओ तो देखो बेटा 24 बटे 18 माइनस x माइनस 24 बटे 18 प्लस x बराबर 1। एलसीएम ले लो तो 18 माइनस x और 18 प्लस x यहाँ पे 24 कॉमन ले लो ब्रैकेट बना दो तो 18 प्लस x ये माइनस जाएगा तो माइनस 18 और प्लस का x हो जाएगा बराबर 1। ध्यान दीजिएगा बेटा ये 18 से 18 कट गया आपका 2x और 24x तो 48x हो गया।
48। देखो बेटा एक्स एक्स 2x 48x बराबर इनका देखो 18 18 ये वर्गांतर हो गया तो 18 का वर्ग और माइनस x का वर्ग। तो देखो बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 48x और 18 का वर्ग 324 बराबर 0। अब मुझे इसके फैक्टर का तो एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ ब्रैकेट बनाएंगे और माइनस 324। अब 324 के फैक्टर कर लो। 324 का फैक्टर किया 2 एकन 2 छंग 12 2 दूनी 4 2 अट्ठे 16 2 एकन 2 3 दूनी 6 3 सत्ते 21 3 नेम 27 3 3 और 3। अब इसमें ऐसा जोड़ा बनाना है जो हमारा 48 आए घटकर। तो देखो 3 3 9 3 27 दूनी 54 इनको एक साथ ले लो इतने ये वाले 3 3 9 3 27 दूनी 54 और माइनस 6 ये एक साथ कर लिया ये 3 दूनी 6 एक साथ कर लिया और बराबर है 0। तो देखिए बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 54x माइनस 6x माइनस 324 बराबर 0। एक्स कामन ले लो तो एक्स प्लस 54 माइनस 6 कामन लो तो एक्स प्लस देखो 6 का भाग दिया 6 पंचे 30 6 चौक 24 तो एक्स प्लस 54 और x माइनस 6 बराबर 0। तो आप सबसे पहले लिखोगे यदि x प्लस 54 बराबर 0 तो x बराबर माइनस का 54 आएगा जो संभव नहीं है। ठीक है फिर आप लिखोगे यदि x माइनस 6 बराबर 0 तो x बराबर 6। तो आप लिखोगे अतः नाव की चाल। नाव की तो चाल दी थी जल की पूछी थी। क्या हमारे प्रश्न पूछा था बेटा इसमें इन्होंने ये कहा था धारा की चाल। अतः धारा की चाल धारा या जल जो भी है इसकी चाल हमने मानी थी x तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है बेटा 2 पार्ट दिए करना एक ही है इसको नोट करिएगा। चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पर। खंड भाग का चौथा प्रश्न या जैसे इसमें दिया 24वां इसमें भी 2 पार्ट दिए होंगे। तो पहला पार्ट दिया हुआ एक पेडिस्टल के शिखर पर जैसे कोई बेटा एक इस तरह का बेस बनता है उसके शिखर पर मूर्ति लगती है तो ये आपने मान लिया मूर्ति। ठीक है बेटा ये पेडिस्टल हो गया ये मूर्ति हो गया तो इसको नाम दे दो जैसे AB पेडिस्टल हो गया और BC हो गई मूर्ति। 1.6 मीटर ऊंचाई की 1.6 मीटर ये ऊंचाई की आपकी एक मूर्ति लगी है। क्लियर। आगे इन्होंने कहा है कि भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। मूर्ति ये है आपकी भूमि के एक बिंदु से तो इस तरह की ये भूमि मान लो तो जैसे ABC या D मान लो। इस बिंदु से जो मूर्ति का कोण है वह दिया हुआ 60 अंश। ठीक है 60 डिग्री। उसके बाद इन्होंने कहा है और उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण ये वाला ये कोण हमारा दिया हुआ है ये यहाँ से ये हमारा दिया हुआ 45 अंश। ठीक है बेटा। तो इन्होंने कहा पेडिस्टल की ऊंचाई आप इसकी h ऊंचाई मान लो यहाँ से यहाँ तक और ये x मान लो सिंपल है। तो सबसे पहले त्रिभुज ABD में तो ABD में हम tan थीटा लगाएंगे तो tan 45 बराबर h बटे x और tan 45 मान 1 होता तो x बराबर h हो गया समीकरण 1। फिर हम लगाएंगे त्रिभुज ADC में तो ये टोटल लेंथ हमारी हो गई 1.6 प्लस h। ठीक है बेटा। तो देखो त्रिभुज ADC में अब ADC की बात कर लें तो इसमें हम लिखेंगे tan 60 बराबर 1.6 प्लस h और बटे x। ठीक है बेटा। ये √3 होता है और यह मान x बराबर h है तो यहाँ h रख दो बराबर 1.6 प्लस h। ठीक बेटा। h कॉमन ले लो तो √3 माइनस 1 देखो बेटा माइनस 1.6। ठीक यह हो गया h बराबर 1.6 बटे √3 और माइनस 1। इसका जब भी इस तरह का मान आए तो परमीकरण जरूर कर दीजिएगा। तो +1 गुणा कर दिया तो नीचे वर्गांतर a माइनस बी ए प्लस बी ए वर्ग तो 3 माइनस 1 हो गया। ऊपर हो गया 1.6 इंटू √3 प्लस 1 तो इसका भाग दे दिया तो ये आपका 2 बच गया 2 अट्ठे 16 0.8 इंटू √3 प्लस 1 इतने मीटर। या
आप चाहो तो इसको ऐसे हल कर 0.8 इंटू 1.732 प्लस 1 तो 0.8 इंटू 2.732 इनका मल्टीप्लाई कर लीजिएगा इतने मीटर। तो ये भी उम्मीद करता हूँ, देखो आंसर ऐसे भी ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक है बेटा, ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। फिर आपका दिया हुआ अथवा, अब करना आपको एक ही है। अब देखो बेटा अथवा में दिया हुआ है एक 80 मीटर। अब देखो बेटा 80 मीटर ये एक रोड है, 80 मीटर, और ध्यान समझिएगा 80 मीटर एक रोड है। आमने सामने समान ऊंचाई के दो खंबे लगे। देखो बेटा एक इधर खंबा लगा हुआ है, एक इधर खंबा लगा हुआ है। ठीक है बेटा, दोनों तरफ समान ऊंचाई, जैसे एच आपने इसकी ऊंचाई मान ली, एच आपने इसकी ऊंचाई मान ली। इसका नाम दे दो ए और बी और इसका नाम दे दो सी और डी। आगे दिया हुआ है इन दोनों खंभों के बीच में सड़क पर एक बिंदु है। जैसे बिंदु यहाँ पे मान लिया मैंने, तो ए बी सी डी हो गया, इस बिंदु को मान लो ई। तो ये इनके शिखर पर एक ये कोण बना रहा होगा, एक ये कोण बना रहा होगा, और दोनों कोण एक दिया 30 अंश, एक दिया 60 अंश। तो देखो बेटा ये हो गया आपका 30 अंश और ये वाला हो गया आपका 60 अंश। अब टोटल बेटा हमारी जो बीच की दूरी वो 80 मीटर है। हमने मान लिया इधर x मीटर है और इधर हो गया 60, 80 माइनस एक्स। इधर क्या हो गया 80 माइनस एक्स। चूँकि टोटल हमारा कितना है बेटा 80, तो इस साइड 80 माइनस एक्स हो गया। अब आप सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज AEB में, AEB में तो यहाँ लिखेंगे tan 60 बराबर h बटे एक्स, तो अंडर रूट 3x बराबर h हो गया। फिर आप लिखोगे त्रिभुज ECD में, ECD में इसमें आप लिखोगे tan 30 बराबर h बटे 80 माइनस एक्स। तो यहाँ से देखो बेटा ये 1/√3 होता है, 1/√3 और 80 माइनस एक्स बराबर h। तो यहाँ पर हमसे इन्होंने ये कहा है, यहाँ से हो गया 80 माइनस एक्स बराबर √3h। ठीक है, अब h की जगह √3x रख दो, तो √3 और यहाँ √3x। तो देखो 80 बराबर ये 3x हो गया और प्लस x तो 4x हो गया बराबर 80। तो x बराबर हो गया 20 मीटर, चूँकि मीटर में दिया हुआ है। तो h बराबर हो गया 20√3 मीटर। अब आपको कैसे लिखना है, आप लिखेंगे खंभों की ऊंचाई हमारी कितनी हो गई 20√3 मीटर, चाहो तो √3 का मान रख दो। अब खंभों के बीच की दूरी, तो आप लिखोगे 60 अंश वाले कोण से कितनी दूरी पर है 20 मीटर, और 30 अंश वाले से इधर आप कितना रह गया 60 मीटर। क्लियर, नोट कर लीजिएगा। बेटा अगले क्वेश्चन पर जो हमारे सेट में दिया हुआ 25वां क्वेश्चन। इन्होंने कहा एक जूस बेचने वाला अपने ग्राहकों को दी गई आकृति में दर्शाए गए गिलासों को जूस देता है। देखो बेटा जे आपका खंड बा 25 में, इसमें भी 2 पार्ट दिए होंगे, तो आपको एक ही करना, 6-6 नंबर का रहता है। इस तरह का एक चित्र दिया हुआ है, एक गिलास की शेप है। ठीक है बेटा, गिलास इस तरह का होता है गिलास। ठीक, यहाँ पर इन्होंने ये दिया हुआ है, इसका जो व्यास है ये 5 सेंटीमीटर हमारे चित्र में दिया हुआ है, और ये टोटल ऊंचाई दी है 10 सेंटीमीटर। तो अगर हम इसके बेटा आयतन की बात करें, तो इसका जो आयतन है, आयतन आपका होना चाहिए πr²h। तो देखो बेटा यहाँ पर h बराबर 10 सेंटीमीटर है और 2r आपका दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। 2r कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो r बराबर हो गया 5/2 सेंटीमीटर या 2.5 कह लीजिएगा। तो ये आयतन हो गया पाई का मान 22/7 या 3.14 r²। तो देखो इसको 2.5 भी लिख सकते हो, इसका स्क्वायर और इंटू h, इतने घन सेंटीमीटर। और यही आयतन इसका आभासी आयतन कहलाएगा, चूँकि इन्होंने पूछा आभासी। व्यक्ति को या हम आप जब जूस पीने जाएंगे तो हमको इतना आयतन दिखाई देगा। उसने क्या किया, परंतु गिलास की तली में एक उभरा हुआ अर्धगोला, इस तरह का गिलास का शेप है। ठीक है, अब ये 5 दिया तो इसकी रेडियस कितनी होगी बेटा
वही 2.5 सेंटीमीटर। तो जो वास्तविक हमको आयतन प्राप्त होगा वह प्राप्त होगा वास्तविक आयतन। वास्तविक आयतन, वास्तविक आयतन का यह आपका एक्चुअली आयतन है 22/7 गुणे 2.5 का वर्ग गुणे 10, ये उसका वास्तविक मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं आसानी से। लेकिन इसमें इतना आयतन कम हमको मिलेगा, तो ये अर्धगोला है और अर्धगोले का आयतन होता 2/3 पाई आर क्यूब, ये अर्धगोले का आयतन होता। तो देखो बेटा ये गुणा आप स्वयं कर लीजिएगा, 2.5 का वर्ग और गुणे 10 और माइनस 2/3 या 22/7 या 3.14 और 2.5 का क्यूब, इतने घन सेंटीमीटर, और गुणा आप स्वयं कर सकते हैं। केवल मूल चीज़ है आपको अंशोल में समझ में आ जाए कैसे करना है। देखिए बेटा ये चूंकि बेलनाकार आकृति थी, बेलन का आयतन होता πr²h, लेकिन उसने क्या किया कि इस तरह का गिलास लिया जो इतना उसको जूस हमको कम प्राप्त हो, व्यक्ति को कम प्राप्त हो, तो इतना आयतन, तो जो वास्तविक उसका आयतन है वो यह इतने घन सेंटीमीटर आएगा, जबकि आभासी हमको प्रतीत हो रहा है कि इतना घन सेंटीमीटर हमको गिलास में जूस प्राप्त होगा। इसी का अथवा आपको पेपर में एक ही करना, अथवा में भी देखो बेटा एक चित्र दिया हुआ है। इस चित्र में इस तरह का क्या कहा गया, रसीद को अपने जन्मदिन पर उपहार के रूप में एक लट्टू मिला जिस पर रंग नहीं किया गया, वह इस पर अपने मोमिया रंगों से रंग करना चाहता। लट्टू एक शंकु के आकार जिसके ऊपर अर्धगोला, देखो बेटा लट्टू या आकार जो शंकुआकार है इस तरह का, बहुत ध्यान समझिएगा। आपको जो अथवा और इनमें से और ऊपर अर्धगोला, ये अर्धगोला है, जो आपको समझ में क्वेश्चन आए उसी को करना है। और पेपर में क्या है कि आपको जो सरल लगे, देखो बेटा ये तो जितना ये रेडियस होगा उतना ये होगा। आप ध्यान से इन्होंने कहा है कि लट्टू की पूरी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर, ये कंप्लीट ऊंचाई 5 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक ये हमारी 5 सेंटीमीटर है। उसका व्यास 2r, व्यास दिया हुआ है आपका 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। तो r हो गया बेटा 3.5/2 अर्थात 1.75 सेंटीमीटर। अब r हमने क्यों निकाला, क्योंकि ये पोर्शन 1.75 यहाँ तक ऊंचाई हो गई, 1.75 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई हो गई। तो जो कंप्लीट ऊंचाई 5 दी है, तो ये नीचे वाली कितनी बची, ये आपकी बची 5, 1 गया 4, तो 3.25 सेंटीमीटर ये हमारी ऊंचाई बची, जो हमारा ये शंक्वाकार भाग हो गया। बहुत ध्यान समझिएगा, शंक्वाकार भाग। और इसका ये दिया 1.75। अब हमको निकालना क्या, सबसे पहले ये निकालना L, ठीक है। तो देखो L होता है √h² + r²। तो h हमारा कितना बेटा 3.25 का वर्ग और प्लस L है हमारा 1.75 का वर्ग, ठीक है बेटा। तो बेटा देखिए ये आप जब सॉल्व करेंगे तो लगभग 3.6 सेंटीमीटर आएगा, ये आपका L हो गया। अब हमसे पूछा गया है कि रसीद जो है इस लट्टू पर मोमिया चढ़ाए या कलर करे, तो रसीद द्वारा मोमिया दिया हुआ है या मोमिया कलर करने वाला क्षेत्र, तो ये हो जाएगा शंक्वाकार भाग का वक्रपृष्ठ, शंक्वाकार भाग का वक्रपृष्ठ प्लस अर्धगोले का वक्रपृष्ठ। तो देखिए बेटा शंक्वाकार भाग का हो जाएगा πrl और अर्धगोले का 2πr²। इसमें πr आप कॉमन ले लें तो l + 2r। तो देखो r का मान है 1.75, l का मान है 3.6 लगभग में, और 2 × 1.75 तो ये हो गया 3.5, 3.14 गुणे 1.75, ये हो गया 3.5 और 3.6 7.1 इतने वर्ग सेंटीमीटर गुणा कर लीजिएगा। पर
रसीद जो है लट्टू पे कलर करेगा या मोमियाँ चढ़ाएगा। डियर स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो हमारा पसंद आया होगा, और यदि पसंद आया तो लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। आगे रेगुलर क्लास अटेंड करते रहिए। मैं आपको 2024, फिर 23, फिर 22 इस तरह अनसोल्व कंप्लीट करा दूँगा। तब तक के लिए